हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं आपकी गणित की टीचर हूँ। मेरा नाम मोनिका है। बच्चों, हम बात कर रहे थे वास्तविक संख्याओं के बारे में, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है और एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम किस तरह से दो धन पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ निकाल सकते हैं। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में और हम ये सीखेंगे कि दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम किस तरह से हम निकाल सकते हैं। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी क्लिक करें। बच्चों, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। बच्चों, ये होती क्या है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। हम इसे समझने से पहले कुछ शब्द हैं इसमें, उन्हें हम एक बार समझ लेते हैं, जैसे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। बच्चों, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है 1 2 3 4 5, उनमें एक को छोड़कर बाकी जो सारी संख्याएं होती है या तो वो भाज्य होती है या फिर वो अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में एक नंबर को छोड़कर, एक संख्या को छोड़कर या तो भाज्य होंगी या फिर वो अभाज्य होंगी। अब बात करते हैं कि जो भाज्य संख्याएं होती है वो क्या होती है। भाज्य संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, तो भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, उन संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे मेरे पास संख्या है 4, तो 4 के कितने फैक्टर होंगे? एक तो 1 होगा, एक 2 होगा और एक 4 होगा, यानी कि 2 से 4 हुआ। तो भाज्य संख्याएं कौन सी हुई? जिन संख्याओं के 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, जैसे 4 6 8 9 10, इस तरह से। अब बात करते हैं हम अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। 2 कौन कौन से? एक तो वो संख्या खुद और एक 1। ठीक है, जैसे मेरे पास एग्जांपल है 2, तो 2 के कितने गुणनखंड होंगे? या तो 1 होगा या फिर 2 होगा, इससे ज्यादा नहीं होंगे। जैसे 3 के भी कितने गुणनखंड होंगे? या तो 1 होगा या 3 होगा। ठीक है, 5 7, इस तरह से जो हमारी संख्याएं होती है इन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब ये हमारी प्रमेय क्या कहती है? ये हमारी प्रमेय कहती है कि जो भाज्य संख्याएं होती है उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। भाज्य संख्या बराबर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। इसमें से हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने 6 लिया। 6 क्या है हमारा? भाज्य संख्या। ठीक है, अब इसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके कौन कौन से हमारे फैक्टर्स होंगे? 1 2 और 3। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 6 बराबर 6। ये क्या है? हमारी भाज्य संख्या। और ये सारी हमारी क्या है? अलग अलग अभाज्य संख्या है और इनको हमने गुना कर दिया है। तो ये क्या हो गया? ये हमारा स्टेटमेंट क्या है? हमारा सही है कि जो कोई भी भाज्य संख्या होगी वो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगी। 6 हमारी भाज्य संख्या है और ये 1 2 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो बच्चों, एक और एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। बच्चों, मेरे पास एक संख्या है 150। ठीक है, अब 150 कैसी संख्या है? भाज्य। तो मैं इसके क्या कर सकती हूँ? फैक्टर कर सकती हूँ। तो मुझे इसके फैक्टर इस तरह से करने हैं, इसके गुणनखंड इस तरह से करने हैं कि मुझे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या मिलती चली जाए, है ना। मतलब अभाज्य जो आगे और उसके गुणनखंड ना हो। तो इसके क्या क्या होंगे? अगर मैं 2 की गुना 75 से करूंगी तो 150 मिलेगा। तो यानी कि 150 के ये 2 गुणनखंड मिल गए। अब ये तो अभाज्य है, लेकिन इसके आगे हम और गुणनखंड कर सकते हैं। तो इसके आगे गुणनखंड हम कैसे करेंगे? कौन सी अभाज्य संख्या है जिससे ये कटेगा? छोटी से छोटी, वो भी 3। जब हम 25 की गुणा 3 में करेंगे तो हमें 75 मिलेगा। अब 3 हमें क्या मिला? अभाज्य गुणनखंड मिल गया है। इस तरह से अब 25 को हम आगे और इसके गुणनखंड कर सकते हैं। तो इसके कौन कौन से गुणनखंड होंगे? अभाज्य गुणनखंड।
5 गुना 5। तो मुझे ये सारे क्या मिले हैं, अभाज्य गुणनखंड मिले हैं, किसके, 150 के। तो ये जो हमारा इस तरह से लास्ट तक हम तब तक गुणनखंड करते रहेंगे तब तक कि हमें सारे गुणनखंड अभाज्य ना मिल जाए। इस तरह से गुणनखंड निकालने की जो विधि है इसे हम कहते हैं गुणनखंड वृक्ष कहते हैं इसे हम, ठीक है। और ये अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाती है। क्या कहते हैं इसे हम, अभाज्य गुणनखंड विधि। और ये हमारा क्या है, गुणनखंड वृक्ष है, ठीक है। तो इस तरह से हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके इस तरह से हम गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि इन सब की गुणा करने पर हमें ये नंबर मिलेगा, यानी कि ये क्या है, हमारी भाज्य संख्या। और इसकी कौन कौन से गुणनखंड है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, यानी कि ये सारे क्या है, अभाज्य संख्या है। और इनकी गुणा करने पर हमें ये मिलेगा, ठीक है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 5 की घात 2। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो भाज्य संख्या होती है वो अभाज्य संख्या की घातों के गुणनफल के बराबर होता है। हमने इसे ऐसे लिखा, या फिर हम इसे ऐसे लिखे, या फिर हम इसे इस तरह से लिखे कि 5 की घात 2 को पहले लिख दिया, 3 गुना 2। सबका जो उत्तर आएगा वो 150 ही आएगा, यानी कि क्रम बदलने पर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसे हम कहते हैं कि ये कैसा होता है, अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, ठीक है। तो ये हमारी प्रेमी थी जो आपको समझ में आई होगी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाज्य संख्या जो है वो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के बराबर होता है। कोई छोटा नंबर है तो हम उसको, जैसे हमने 6 को करा 2 गुना 3, हमारे अभाज्य गुणनखंड मिल गए। अब ये कुछ हमारा बड़ा नंबर था तो हम इसमें तब तक गुणनखंड करते रहेंगे जब तक कि हमें अभाज्य गुणनखंड ना मिल जाए, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के कुछ अनुप्रयोग के बारे में। बच्चों, अब हम बात करते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में। बच्चों, इसका प्रयोग हम 2 या 2 से अधिक धन पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ निकालने में करते हैं, एलसीएम निकालने में करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि इससे हम एचसीएफ को कैसे निकाल सकते हैं। एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्धक, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या है कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है इससे, तो हम इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। बच्चों, मेरे पास कोई 2 संख्याएं हैं, एक 24 है, दूसरी क्या है, 30 है। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ मुझे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से निकालना है। अभी हमने पढ़ा था कि वो क्या होती है, उसमें हम किसी भी संख्या के क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। और वो गुणनखंड कैसे होने चाहिए, अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए, ठीक है, जिसमें हमने गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग करके क्या निकाल सकते हैं, गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम 24 के गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो 24 के जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, एक 2 होगा और दूसरा हमारा 12 होगा। अब 2 के आगे गुणनखंड नहीं होंगे, लेकिन 12 के आगे क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। 2 और 6, 2 नहीं होगा, अब 6 के क्या होंगे, 2 और 3। तो इस तरह से हमें 24 जो है उसके गुणनखंड मिले हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुना 3, ठीक है। अब हम निकालेंगे 30 के गुणनखंड। तो 30 के क्या गुणनखंड होंगे, 2 गुना 15 और 15 के क्या होंगे, 3 गुना 5, ठीक है। इसे हम कैसे लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 5। अब बात करते हैं हम एचसीएफ की। एचसीएफ किसका, 24 और 30 का। तो एचसीएफ क्या होता है, हमने पिछली क्लास में बात की थी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम कैसे निकालते हैं, कि वो 2 संख्याओं में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है वो उसका एचसीएफ होता है। अब इसमें हम कैसे निकालेंगे, जो हमारी उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या होगी उसका जो सबसे बड़ा हमारा घात होगी उसका गुणनखंड का क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, 2 2 3 3 और हमारा 5 5 तो इसमें कॉमन नहीं है, एक तो 3 कॉमन है हमारा इसमें, और इसमें 2 की घात 1 और 2 की घात 3 कॉमन है। तो हम क्या लेंगे, 2 की घात 1 लेंगे,
तो इसका एचसीएफ क्या आएगा हमारा 6 आएगा। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जब हमारे पास दो संख्या है, पहले हम उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड में जो भी हमारी कॉमन गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे, उसमें उनके घातों की सबसे जो छोटी घात होगी उनका गुणनफल हमारा एचसीएफ होता है। तो इस तरह से हम इससे क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम एलसीएम की। एलसीएम के लिए भी हम इसी का यूज कर लेते हैं कि अगर इन दो संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम क्या होता है हमारा कि उसमें हम अभाज्य गुणनखंड की सारी जो घात है सबकी मल्टीप्लाई करते हैं, सबकी गुना करते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 24 और 30 का एलसीएम जो हमारे पास ये कॉमन है उसे हम लिखेंगे ऐसे ही पहले। तो 2 की घात 3 कॉमन है, 3 और 5, मतलब इसमें कॉमन ही नहीं लेना, हमें सारे अभाज्य गुणनखंड लेने हैं एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या आएगा 120। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके दो अनुप्रयोग हुए। दूसरा, ये अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है ये हमें एलसीएम और एचसीएफ में संबंध बताती है। तो देखते हैं कि इन दोनों में क्या संबंध होता है। बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होता है। मान लेते हैं हमारे पास कोई दो संख्या है ए और बी। ठीक है, इसमें क्या संबंध होता है कि अगर हम इन दोनों संख्याओं का क्या निकाले, एलसीएम। एलसीएम किसका, ए और बी का, और एचसीएफ किसका, ए और बी का, और इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई कर दे इसकी एलसीएम की और एचसीएफ की, तो वो हमेशा बराबर होता है इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के। ये इसमें क्या होता है, इसमें ये संबंध होता है कि अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं, हमें पता है कि उसका एलसीएम क्या है, हमें ये भी पता है कि उसका एचसीएफ क्या है, तो उन दोनों की गुना उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, जैसे अभी हमने एग्जांपल करा था 24 और 30, इसमें हमने एलसीएम निकाला था। 24 और 30 का एलसीएम क्या था हमारे पास 120, और एचसीएफ क्या निकल के आया था हमारा 6। तो इसे हम रख के देखते हैं इसमें कि ये संबंध सही है या नहीं है। तो एलसीएम यहाँ पे रखेंगे हम 120 गुना 6, और संख्या है हमारी 24 और 30। जब हम इसकी इसमें गुना करेंगे तो आएगा हमारा 720, और इसकी इसमें गुना करेंगे तो भी आएगा हमारा 720, यानी कि ये इसके बराबर है। तो हमारा क्या संबंध होता है एलसीएम और एचसीएफ में, उन दोनों की गुना उन संख्याओं के गुणनफल के हमेशा बराबर होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसकी और प्रॉपर्टी के बारे में। बच्चों, ये संबंध तो था तब हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक थे, लेकिन अगर हमारे पास दो से ज्यादा यानी कि 3 धनात्मक पूर्णांक है, तो तब एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होगा। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है ए, बी और सी। ठीक है, और हमें संबंध निकालना है एलसीएम और एचसीएफ में। तो ये क्या होते हैं, इसके दो संबंध होते हैं। एक होता है एलसीएम बराबर, किसका एलसीएम निकालेंगे, ए बी सी, तीनों का एलसीएम निकालेंगे। ये बराबर होगा हमारा ए गुना बी गुना सी। ठीक है, इन तीनों की गुना करेंगे, फिर गुना में एचसीएफ निकालेंगे हम इन तीनों संख्याओं का। ठीक है, फिर उसको बटा कर देंगे एचसीएफ ए बी का, दो संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, गुना एचसीएफ ऑफ बी सी, दूसरी दो संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, फिर गुना एचसीएफ और सी ए। ठीक है, इस तरह से हम दो दो संख्याओं का अलग अलग एचसीएफ निकाल के उनकी गुना कर देंगे। तो ये क्या है हमारा, इनका संबंध है। दूसरा क्या होता है इसमें, हम एचसीएफ तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, वो बराबर किसके होगा, तीनों संख्याओं के गुना के, और फिर एलसीएम निकालेंगे तीनों संख्याओं का बटे में, फिर हम दो दो संख्याओं का करके उसमें एलसीएम निकालेंगे और उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम ए बी का गुना एलसीएम बी सी का गुना एलसीएम सी ए का। ठीक है, और ये एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, ये हम अपनी अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई परिमेय संख्या हो जो बटे की फॉर्म में लिखी हुई है, उनका हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कि परिमेय संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। बच्चों आपको पता है परिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां q 0 नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसी संख्या है a/b तथा c/d है। ये दो संख्याएं हैं हमारी परिमेय संख्याएं हैं। कैसी है ये परिमेय संख्याएं। हमें इन संख्याओं का क्या निकालना है, पहले एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ किसका निकालना है, a/b और c/d का। तो इसके लिए हमें क्या करते हैं, जो हमारे ऊपर वाली संख्याएं होती है उनका हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम किसका, a और c का बटे हुए नीचे वाली संख्या का हम एचसीएफ निकालेंगे, b और d का। तो ये हमारा क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ। ठीक है, मतलब जैसे मेरे पास संख्या है, एक है 2/3 और एक है मेरे पास 5/7, तो हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो ऊपर वाली संख्या का हम एलसीएम निकालेंगे, 2 और 5 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और 3 और 7 का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो इस तरह से हमारा ये इस परिमेय संख्या का क्या निकल जाएगा, एचसीएफ निकल जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है एलसीएम a/b का c/d का। तो इसमें क्या करेंगे, जो ऊपर वाली संख्या है a और c उसका HCF निकालेंगे और b और d का एलसीएम निकालेंगे। मतलब ये इसका उल्टा हो जाएगा। जब HCF की बात करेंगे तो ऊपर एलसीएम जाएगा, जब एलसीएम की बात करेंगे तो ऊपर HCF जाएगा। ठीक है, मतलब इसी में अगर हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाली संख्या का हम एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाली संख्या का हम एलसीएम निकालेंगे। इस फॉर्मूले की सहायता से हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। बच्चों अब हम इनसे आधारित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखते हैं। बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि 3 × 5 × 7 + 7 एक भाज्य संख्या है। हमें ये बताना है कि ये जो संख्या होगी एक भाज्य संख्या होगी। तो इसे हम कैसे हल करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले ये जो हमारे पास संख्या लिखी हुई है इसे हम हल कर लेते हैं। 3 × 5 × 7 और +7। तो जब हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 112। ठीक है, अब 112 को हमें ये दिखाना है कि ये भाज्य संख्या है। तो ये दिखाने की कि 112 हमारे पास भाज्य संख्या है, हमें किसका प्रयोग करना है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करना है। कैसे, हम इसमें क्या लगाएंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि लगाएंगे। ठीक है, फिर हम उसमें देखेंगे कि ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से जो हमारे गुणनफल निकले हैं उनको गुना करने पर हमें यही संख्या मिली है। वो क्या होती है, प्रमेय क्या होती है, प्रमेय होती है कि कोई भी जो भाज्य संख्या होगी वो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगी। मतलब ये भी क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगी। तो ये क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो इसके फैक्टर्स होंगे अभाज्य 2 और ये 56। इसका आगे कोई भी गुणनखंड नहीं होगा तो हम 56 के करेंगे। फिर दोबारा से इसे 2 से हम करेंगे, ये हो जाएगा 28। फिर हम 28 का आगे करेंगे, और इसके फिर हम इस तरह से आगे कर लेंगे 2 × 7। अब ये जो हमारे पास सारे गुणनखंड निकले हैं कैसे, अभाज्य है। मतलब 112 के जो गुणनखंड निकले हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 7। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 × 7। ठीक है, ये क्या है, हमारे अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, हमारा 112 आ रहा है। ठीक है, तो ये 112 क्या होगा हमारा, वो एक भाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक कोई भी क्वेश्चन अगर और भी आएगा, कुछ और इक्वेशन बना के देंगे तो हम इसे सॉल्व करके उसमें अभाज्य गुणनखंड से हम गुणनखंड निकालेंगे और उसके मल्टीप्लाई करने पे हमें वही संख्या मिलेगी, तो वो हमारी भाज्य संख्या होगी। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं इसमें। बच्चों हमारा ये क्वेश्चन सीधे फॉर्मूले पे बेस है जो हमने अभी भी बात की थी, जिसके बारे में क्वेश्चन हमारे पास दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रम से है 16 और 240 है। यानी कि एचसीएफ जो है वो 16 है
और एलसीएम 240 है। एक संख्या हमें पता है कि इसमें 48 दी हुई है और हमें दूसरी संख्या निकालनी है। इसमें हमारा लगेगा कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच संबंध वाला जो फॉर्मूला था वो इसमें लगेगा। वो क्या था? वो था एलसीएम, अगर हमारे पास दो संख्या ए और बी है तो उनका एलसीएम निकालो गुना एचसीएफ निकालो उन दोनों संख्याओं का। तो उन दोनों की गुना एलसीएम और एचसीएफ की उन संख्याओं के गुना के बराबर होगी। इसमें एक संख्या हमें 48 दी हुई है, मान लेते हैं कि जो 48 है वो ए का मान है। बी हमें निकालना है, एलसीएम इसमें हमें दिया हुआ है 240 और एचसीएफ हमें दिया हुआ है इसमें 216। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके हमें बी का मान निकालना है। तो बी बराबर क्या होगा हमारा 240 गुना 16 बटे 48। जब इसे हम हल करेंगे तो हमारी दूसरी संख्या निकल के आएगी 80। ठीक है, तो हमारा इस तरह से b की वैल्यू निकल गई। इस फॉर्मूले से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अभी हमें दोनों संख्या दी हुई है और एचसीएफ निकाला है तो हम एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें एलसीएम दे रखा है, दोनों संख्या दे रखी है तो हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। मतलब हमें इन चारों में से अगर 3 मान पता है तो हम चौथे मान को उसमें निकाल सकते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही आसान भी है, अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान हो सकता है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो। तो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं? इसमें जो हमारी 4 की पावर n है तो जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो हमें अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे और अगर हमें अभाज्य गुणनखंड में 5 मिलता है तो हमें शून्य मिलेगा और अगर 5 नहीं मिलता है तो हमें शून्य नहीं मिलेगा। तो इसके गुणनखंड हम कैसे करेंगे? जैसे 4 की पावर n है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 और उसकी पावर n, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2n। तो इसमें ये हमारा क्या मिला? अभाज्य गुणनखंड मिला, जो क्या है सिर्फ 2 है ना, एक ही मिला है, 5 हमें नहीं मिला है क्योंकि इसमें ये क्या है हमारा एक ही अभाज्य गुणनखंड है। पांच इसमें हमें कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं मिला है, अतः हम क्या कह सकते हैं? अतः n का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो। ये शून्य पर कब समाप्त होता? तब जब हमें अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों मिलते। इसमें हमें 2 तो मिला लेकिन इसमें हमें 5 नहीं मिला, इसलिए ये क्या है हमारा शून्य पर समाप्त नहीं होगा। बच्चों, इस टॉपिक के और भी क्वेश्चंस आप ट्राई करना। आप उसके लिए चित्रा पब्लिकेशन की एक्टिव मैथ्स बुक को भी रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। थैंक यू।